कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जन्म का जो चैप्टर था यानी कि 7th लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे और अब मैं आपको 8th लेक्चर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा सकूँ। और आपको अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि निषेचन पूर्व घटनाएं। तो ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में। तो युग्मक जनन क्या होता है कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि युग्मक किसे कहते हैं। तो युग्मक का मतलब है कि जब कोई एक अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं या निषेचन करते हैं, उसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करते हैं। तो युग्मक आपको समझ में आ गया होगा। अगर युग्मक का हम उदाहरण की बात करें तो युग्मक का उदाहरण हम अगर नॉर्मली कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु क्या होता है, ये पुरुषों में होता है, लेकिन जो अंडाणु होता है ये मादाओं में होता है। ये आपको पता है, मैंने आपको पहले डिटेल से पढ़ा रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा दे रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया युग्मक जनन किसे कहते हैं कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया वैसे मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आपको युग्मक की परिभाषा बताई वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वह अगुणित जनन कोशिका है जो संतति निर्माण में सहायक होती है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, एक अगुणित नर युग्मक एक अगुणित मादा युग्मक के साथ संलयन या निषेचन जब करती है तो युग्मक का निर्माण होता है। तो जैसे कि उसका उदाहरण होता है अंडाणु या शुक्राणु, मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख दिया है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि मतलब युग्मक को लैंगिक जनन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक मतलब संरचना में, जैसे संरचना कह सकते हैं आकार रूप रंग, और क्रियात्मक मतलब होता है अनुवांशिक रूप से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं कि युग्मक के प्रकार कितने होते हैं। तो ये जानना आपको जरूरी है, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ युग्मक के प्रकार। तो इसमें क्या होता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और होता है असमयुग्मजी। तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 प्रकार होते हैं, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और असमयुग्मजी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि समयुग्मजी किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेडोफोरा और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। और अगर हम बात करें कि संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या होता है, तो संरचनात्मक मतलब संरचना में समान और क्रियात्मक मतलब होता है कार्य में समान होना। कार्य में समान मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो समान होना। ये इसमें बताया गया है कि समयुग्मजी मतलब सम मतलब होता है समान, युग्मजी मतलब होता है युग्मक से आप लगा सकते हो। तो नर युग्मक, युग्मक सम मतलब समान और युग्मक मतलब युग्मक। तो इसमें युग्मक कौन कौन से होंगे, नर और मादा होंगे। तो आपको समझना है नर युग्मक और मादा युग्मक, कोई 2 होंगे तभी तो संलयन व निषेचन होगा। तो इसमें बताया गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक, जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। समान क्यों होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है समयुग्मजी। युग्मजी मतलब युग्मक, सम मतलब होता है समान। आपको नाम से पता करना है क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि सेम होते हैं। आपको नाम से ही पता लगाना है और ये नाम से पता कैसे लगाओगे ये मैं आपको समझाती रहूंगी। आपको सिर्फ ध्यान नाम देखना है और उसके बारे में पढ़ना है, और पढ़ाने का काम मेरा, समझाने का काम मेरा, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सम मतलब तो समान, युग्मजी मतलब होता है युग्मक। तो युग्मक 2 लोगों का होगा, नर और मादा का। तो नर युग्मक व मादा युग्मक की संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, इसमें क्या होता है संरचनात्मक
और क्रियात्मक रूप से ये समान होते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं विषम युग्मजी। तो इसके बारे में आपसे डिटेल से वर्णन करती हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं विषम युग्मजी। तो युग्मजी में क्या होता है कि इसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो आकार के रूप से भिन्न होते हैं। आप कहोगे दीदी इसका मतलब ये आप डिटेल समझाओ, तो समझाती हूँ। मतलब कि जैसे आपने पढ़ा सम मतलब समान, लेकिन विषम मतलब समान ना होना। तो विषम मतलब होता है कि समान ना होना। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या कहती है, और युग्मजी का मतलब युग्मक से लिया गया था। तो नर युग्मक और युग्मक दो प्रकार के होंगे, यानी कोई नर होगा कोई मादा होगा, दो लोग होंगे। तो नर युग्मक व मादा युग्मक आकार के रूप से भिन्न होते हैं, मतलब ये कार्य में समान नहीं होते। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे माता पिता हैं, क्या उनके समान हम हैं? नहीं है ना, क्योंकि अगर हम सब समान होते तो हमें कोई पहचान ही ना पाता। अगर जो हमारे बहन भाई अगर वो हमारे समान होते तो कौन पहचान पाता कि हाँ, जैसे मेरा नाम काजल है, जो ब्रदर उनका नाम सुमित है। अगर हम कह दे कि अगर सुमित और काजल को पहचान, तो कोई कैसे पहचानेगा अगर हम दोनों समान होंगे? हम दोनों समान नहीं, हम लोग का जो फेस है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो सब अलग अलग है। तो लोग पहचान लेते कि हाँ ये हमारी काजल है, ये हमारा सुमित है। तो ऐसे पहचान लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग आकार के रूप से भिन्न भिन्न है। और इसका एग्जाम्पल मनुष्य आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं असम युग्मजी किसे कहते हैं। तो डिटेल से सुनिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा और मेरी बातों को नोट करते रहिएगा। और मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी कि हाँ कैसे इसकी परिभाषा, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो जब मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगी तब भी आप लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के लिए नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आए। नोट्स बनाने के लिए मैं नोट्स आपको दे दूंगी, आप उससे बना सकते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि असम युग्मजी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असम युग्मजी। सम मतलब होता है समान, लेकिन इसमें आ शब्द भी जुड़ा है, मतलब कुछ असमान होगा लेकिन कुछ समान होगा। तो क्या समान है क्या असमान है, मैं ये भी आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आ मतलब होता है असमान होना, सम मतलब होता है समान, और उसके बाद जो युग्मजी का मतलब युग्मक। तो इसमें क्या है कि जो नर युग्मक व मादा युग्मक होते हैं वो संरचनात्मक रूप से तो समान होते हैं, लेकिन जो कार्यात्मक रूप है वो भिन्न भिन्न होता है। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पायरोगायरा व क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है वो क्या समझा रहा है। तो इसमें क्या बताया गया, संरचना मतलब जो उनकी आकार है वो समान है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आ मतलब इसमें क्या असमान है, कि इसमें संरचना तो समान है समयुग्मी के बारे में, लेकिन आ मतलब क्या है कि ये कार्यात्मक रूप से भिन्न है, लेकिन सम मतलब यहाँ संरचनात्मक जो है वो समान है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आई होप कि आपको याद होगा। नहीं है तो आप पहले कि जो लेक्चर है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सेम वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। सम युग्मजी की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि नर युग्मक व मादा युग्मक संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान होते, जैसे कि क्लेडोफोरा व यूलोथ्रिक्स। तो मैंने आपको सेम ये पढ़ाया था, मैंने यही सेम लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ असम युग्मजी का मतलब क्या था कि नर युग्मक व मादा युग्मक की संरचनात्मक तो समान होते हैं, लेकिन जो कार्यात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तो उसके बाद जो यहाँ पे तीसरी डिफिनेशन है वो है विषम युग्मजी। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो है नर युग्मक व मादा युग्मक आकार के रूप से भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य। तो आपको मैं जो तीनों डिफिनेशन है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, समझा दी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, और ये नाम से ही पता चलती, इसलिए ज़रूर आपको आई होप कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए, और अगर तब भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपका जो सल्यूशन है वो मैं आपको दे सकूँ। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्राणियों में लैंगिकता कैसे होती है।
तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समथैलेसी और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विषमथैलेसी। समथैलेसी में क्या होता है, सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो राइजोपस और म्यूकस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो युग्मक होते हैं वो एक ही जनक द्वारा बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जीव होगा उसमें जो युग्मक होंगे वो एक ही जनक से बनेंगे। मतलब कि जैसे अगर हम विषम थैलेसी की बात करें तो विषम में क्या होता है कि इसमें जो कोई भी जीव होगा उसमें जो युग्मक होंगे वो अलग अलग जनकों से बनेंगे, मतलब भिन्न भिन्न जनकों से बनेंगे। क्यों? तो विषम में क्या होता है, जैसे मानव एग्जाम्पल, विषम का एग्जाम्पल है मानव। मानव में क्या होता है कि एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है और फिर वो संलयन निषेचन करते हैं। इसमें क्या होता है कि फिर युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज का निर्माण मतलब संतति बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि दो जीव होते हैं ना, एक नर और एक मादा। लेकिन समथैलेसी में क्या होता है कि समथैलेसी में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही जनक होगा, उसी से क्या होगा कि जो युग्मक होगा वो एक ही जनक से बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल था राइजोपस और म्यूकस समथैलेसी का। लेकिन जो विषम थैलेसी है, विषम थैलेसी में क्या होता है कि भिन्न भिन्न जनकों से युग्मक का निर्माण था, से नर और मादा। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मनुष्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया समथैलेसी में क्या होता है कि ऐसे जीव जिनमें युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया म्यूकस व राइजोपस। तो जैसा मैंने आपको समझाया सेम वैसे यहाँ पे लिखा है। समथैलेसी मतलब होता है कि सम मतलब होता है समान, जो युग्मक बनेंगे वो एक ही जनक द्वारा बनेंगे। तो ये अपनी जो नेम है उसी से बता रहा है कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक लिंगी व द्विलिंगी किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है। अगर हम एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा दें तो आप बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक लिंगी किसे कहते हैं। तो एक लिंगी में क्या होता है कि जो नर जननांग होता है और जो मादा जननांग होते हैं वो अलग अलग जनकों पर उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है मानव यानी कि मनुष्य, और दूसरा एग्जाम्पल है बंदर, तीसरा एग्जाम्पल है मार्केंसिया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद अगर द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी में क्या होता है, द्विलिंगी में क्या होता है कि जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं वो एक ही जनक में उपस्थित होते हैं। जैसे कि केचुआ और धतूरा, ये सब में क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल कारा भी है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पुष्पों में, तो पुष्पों में अगर हम एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के बारे में अगर हम जाने तो इसमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। अगर एक लिंगी की बात करें तो जब स्त्री केसर व पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है कि स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद उसके डायग्राम्स को समझाती हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आप दूसरे को भी पढ़ाने वाले हो, ये मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, नर व मादा जननांग अलग अलग जनकों में होते हैं, जैसे मानव, बंदर, खजूर, मार्केंसिया। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं द्विलिंग की परिभाषा आपको दिखाती हूँ। द्विलिंगी पुष्प में मैंने आपको क्या बताया कि नर व मादा जननांग एक ही जनक में उपस्थित हो, जैसे धतूरा, मक्का, केचुआ, कारा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मार्केंसिया का एग्जाम्पल बताया था यानी कि उदाहरण, और यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम्स बनाया है। इसमें क्या होता है कि ये मादा थैलेस है और ये नर थैलेस। मतलब इसमें क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दर्शाया है। और अलग अलग में क्या होता है, जो यहाँ पे ये है यानी कि जननांग, इसको हम क्या कहते हैं, जो मादा जननांग होता है उसे हम कहते हैं आर्केगोनियोफोर। लेकिन जो नर थैलेस होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेडियोफोर। और अगर हम इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो अगर यहाँ पे लिख क्या है मार्केगोनियोफोर और यहाँ पे लिख क्या है कि एंथ्रेडियोफोर, तो एंथ्रेडियोफोर में क्या होता है कि 4 इसमें भी लास्ट है, 4 इसमें भी लास्ट है। तो अगर 4 वर्ड आए तो आप जान जाओगे कि हाँ ये मार्केंसिया का उदाहरण है। लेकिन जो यहाँ पे कारा है, कारा का अगर एग्जाम्पल बात करें तो इसमें क्या मैंने बताया था कि इसमें एक ही जननांग
मतलब जो जन्नांग होंगे, नर जन्नांग और मादा जन्नांग में क्या होता है कि दोनों एक ही में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो नर जन्नांग होगा उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, लेकिन जो यहाँ पे मादा जन्नांग होता है उसे हम कहते हैं ओगोनियम। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। और इसमें पहचान करने को अगर कहा जाए तो 4 आएगा तो वो हो जाएगा मार्केंसिया, लेकिन अगर डियम आएगा और इसमें आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कारा का एग्जाम्पल है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि समयुग्मजी में और विषम युग्म में क्या अंतर होता है। समयुग्मजी में क्या होता है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो क्या होता है, दोनों ही गतिशील होते हैं। लेकिन जो विषम युग्मजी होता है उसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है उसमें क्या होता है कि वो छोटा होता है, लेकिन जो मादा युग्मक होता है वो बड़ी होती है, लेकिन फिर भी बड़े होने के बावजूद भी वो अगतिशील होती है, मतलब गति नहीं कर सकती है। लेकिन जो नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है छोटा होने के बावजूद भी। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। लेकिन जो नर युग्मक होते हैं उनकी जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो मादा युग्मक होती है उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो अब हम बात करते हैं पुष्प के अंदर क्या होता है। पुष्प के अंदर जो नर जन्नांग होता है उसे हम पुंकेसर व पुतंतु कहते हैं, लेकिन जो मादा युग्मक होते हैं उसमें क्या होता है उसे हम जायांग कहते हैं या स्त्री केसर। इसको मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर चीज को नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नर जन्नांग बनाते हैं। तो नर जन्नांग में क्या होता है, ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि जो ये है इसको हम कहते हैं परागकोश। लेकिन जो यहाँ पे ये होता है इसको हम कहते हैं पुतंतु। ये पुंकेसर का डायग्राम्स है, आपको पता होगा। और जो यहाँ पे परागकोश है इसी के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन जो यहाँ पे जो पाली को जोड़ने का काम करता है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो उसे हम क्या कहते हैं, योजी। तो योजी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको पुंकेसर का डायग्राम समझ में आया होगा, लेकिन यहीं पे अगर हम मादा का चित्र बनाए यानी कि स्त्री केसर का, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये है सबसे ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। यहीं से परागकण हवा या किसी अन्य माध्यम से, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। जो परागकोश फटते तो यहाँ से आके वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, जिससे कि आगे की प्रक्रिया होती है। और इसको जो बीच में जो ये है इसको हम कहते हैं वर्तिका। और ये जो है इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्त्री केसर और पुंकेसर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, पुतंतु होता है यहाँ पे, और ये परागकोश होता है। परागकोश को जो जोड़ने का काम करता है उसे योजी कहते हैं। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। और यहाँ जो स्त्री केसर का चित्र है इसमें क्या होता है कि जो ये गोल गोल पार्ट है इसको हम अंडाशय कहते हैं। जो ये पार्ट है इसको हम वर्तिका कहते हैं। जो यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। परागकोश जब फटते हैं तो यहाँ वर्तिकाग्र पे आगे गिरते हैं, ये आपको पता चल गया। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि परागकण और परागण में क्या अंतर, कण और गण में क्या अंतर, क्या आप जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही डिस्कस कर लेती हूँ, परागकण किसे कहते हैं। परागकण परागकोश में उपस्थित होते हैं। परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, परागकण के अंदर जो केंद्रक होते हैं, अगर हम सही भाषा में अगर उसकी डिफिनेशन बताएं तो परागकोश के अंदर जो परागकण उपस्थित होते हैं, परागकण के अंदर जो 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं उसे हम परागकण कहते हैं। अगर सही डिफिनेशन बताई जाए तो ये डिफिनेशन है। और अगर नॉर्मली बताई जाए तो जो परागकण होते हैं वो परागकोश के अंदर उपस्थित होते हैं, ये आपको पता था। लेकिन अगर इसकी सही डिफिनेशन बताई जाए तो परागकण के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं, ये सही डिफिनेशन है। और अगर आपको
कोई आपसे पूछे तो आप कोई भी डिफिनेशन बताना चाहे तो बता सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप यही बताओगे कि परागकण क्या होता है, कि परागकोश के अंदर उपस्थित होता है। तो आपको ये तो पता ही है, लेकिन इसके अलावा जो सही डिफिनेशन है वो भी पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। और परागण किसे कहते हैं? परागण दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण, लेकिन इसके बारे में डिटेल से बाद में वर्णन करने वाले। लेकिन परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण। परागण फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगी तो आप उसमें भी मैं लिख दूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परागण किसे कहते हैं। गण और कण में आपको याद रखना है, कण मतलब होता है, कण मतलब छोटे छोटे कण उपस्थित होना, तो परागकोश में उपस्थित होते हैं। लेकिन परागण में क्या होता है कि परागकोश में से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं परागण। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वरना आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं निषेचन के बारे में। तो निषेचन आपको पता है कि एक अगुणित नर युग्मक एक अगुणित मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं और या निषेचन करते हैं तो उससे क्या होता है, द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो ये आपको पता है। और उसके बाद अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य निषेचन क्या होता है कि ये शरीर के बाहर होता है, बाह्य मतलब होता है बाहर। बाहर क्या होगा? निषेचन होगा। तो निषेचन में क्या होता है कि बाहर कोई भी निषेचन होगा, जिसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेढक और मछली। मेढक में क्या होता है कि मेढक पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है। पानी में रहती है मतलब जो इनके जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं ये क्या होते हैं कि जल में तैरते हैं और ये आपस में संलयित होकर युग्मक का निर्माण करते हैं। और अगर इसके हानि की बात की जाए तो ये संयोगवश होता है। क्यों संयोगवश होता है? क्योंकि इसमें शुक्राणु और अंडाणु पानी में तैरते रहते हैं। अगर संयोगवश ही कहा जाएगा, क्योंकि जो इससे बड़े जीव होते हैं वो इनके शुक्राणु और अंडाणु को खा सकते हैं, मतलब बहुत ही संयोगवश होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आंतरिक में क्या होता है कि आंतरिक में होता है कि ये शरीर के अंदर होता है। अंदर कैसे होगा? जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मानव, बंदर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मानव सबसे बेस्ट उदाहरण है। अगर आंतरिक निषेचन मतलब एक नर होगा एक मादा होगा, दोनों में क्या होगा कि एक अगुणित शुक्राणु होगा एक अगुणित अंडाणु होगा, दोनों में संलयन व निषेचन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि एक युग्मक का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब वो भी नर के अंदर होता है वो भी मादा के अंदर होता है, और दोनों ही क्या होता है कि आपस में संलयित होकर एक युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी कि संतति का निर्माण करते हैं। और इससे अगर हम सही नाम दें तो ये आंतरिक निषेचन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो, और प्रोवाइड भी कर दूंगी ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। आप ये ना कह सको कि दीदी आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, आपको समझ में आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे जो निषेचन है उसमें क्या बताया था मैंने कि जब कोई अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो ये देखिए n मतलब होता है अगुणित, और अगर द्विगुणित कहेंगे तो 2n लिखते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। नर युग्मक मतलब अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक आपस में संलयन व निषेचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि जो निषेचन के प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। उसकी डिफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य में मैंने क्या बताया था कि इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, जैसे मेढक और मछली मैंने आपको बताया। और आंतरिक निषेचन मतलब इसमें निषेचन शरीर की मतलब इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, जैसे मनुष्य, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। और अगर कोई और एग्जाम्पल कोई पूछे तो उभयचर व सरीसृप होते हैं। आपको ये भी मैंने आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी अगर कुछ पूछे तो आप उसका आंसर दे सको। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।